हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं कैलाश सोलंकी। मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय के सोलंकी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ जो आने वाले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम में काफ़ी उपयोगी साबित होगी। हमने पिछली क्लास के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स की को शुरू किया था। तो पहला भाग के अंदर हमने मॉर्फोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज अपन मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट का दूसरा भाग लेकर आए आपके आपके सामने, जो निम्नलिखित हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, अंत तक चैनल पर आप बने रहिए। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के अंदर काफ़ी मददगार साबित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलते अपना आज का पहला क्वेश्चन, एक कोष्ठी पराग कोश। अगर अपन बात करें कि पराग कोश है वो एक कोष्ठी है, एक कोष्ठी पराग कोश का उदाहरण लिखिए। तो पहले तो अपने को एक कोष्ठी का मतलब आना चाहिए। तो अगर अब हम जानते हैं कि पुमंग की एकल इकाई पुंकेसर कहलाती है। ये जैसे एक पुंकेसर बनाया मैं, ये पुंकेसर का जो ऊपर वाला भाग है वो पराग कोश है। और उसके बाद में ये पुंकेसर का जो लंबा सा तंतुनुमा संरचना है जिसकी सहायता से ये पुष्पासन से जुड़ी रहेगी, ये जो भाग है वो उतंतु कहलाता है। अब ये जो पराग कोश का अगर अपन सेक्शन काटेंगे, ये जो पराग कोश है इसका अगर अपन टीएस काटेंगे तो हमको यहाँ पर दो लोब नजर आएंगे, दो पाली नजर आएगी। एक पाली ये हो जाएगी, यहाँ से लगाकर ये एक पाली है, दूसरी पाली ये दूसरी पाली हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक पराग कोश के अंदर दो पालियां नजर आती है। ये फर्स्ट पाली है इधर वाला पूरा, और ये वाली जो पाली है वो कौन सी है, सेकंड पाली। अब हर पाली के अंदर दो कोष्ठ है, ये एक कोष्ठ, यहाँ से लगाकर ये दूसरा कोष्ठ। सेम इसी प्रकार इस पाली के अंदर यहाँ से लगाकर ये पहला कोष्ठ और यहाँ से लगाकर ये दूसरा कोष्ठ है। तो एक पाली के अंदर जब कोष्ठ की संख्या दो होती है तो ऐसे परागकोश को हम द्विकोष्ठी परागकोश के नाम से जानते हैं। और अब एक हर कोष्ठ के अंदर एक एक लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। ये जो मैंने परागकोश आपके सामने बनाया है उसके अंदर दो लोब है, हर लोब के अंदर दो दो कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक के अंदर एक एक लघु बीजाणुधानी है। तो ऐसा परागकोश द्विकोष्ठी परागकोश कहलाता है। एंजियोस्पर्म पौधों के अधिकांश उदाहरण के अंदर या अधिकांश एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर द्विकोष्ठी परागकोश पाया जाता है। लेकिन एक कुल है मालवेसी कुल। ये जो एक कोष्ठी परागकोश विशेषकर मालवेसी कुल का स्पेशल करेक्टर है। मालवेसी कुल के जो परागकोश होंगे वो एक कोष्ठी होती है। अब एक कोष्ठी का मतलब क्या होगा, मालवेसी कुल के अंदर क्या होगा, मालवेसी कुल की अगर अपन बात करें तो पाली तो यहाँ पर भी दो ही होगी, ये एक पाली और ये हो जाएगी दूसरी पाली। लेकिन अब की बार पाली के अंदर एक ही कोष्ठ है। एक पाली के अंदर ये फर्स्ट पाली, इसके अंदर अपने आप में ये एक कोष्ठ है, ये सेकंड पाली, इसके अंदर भी अपने आप में ये एक कोष्ठ है। तो एक एक लघु बीजाणुधानी दोनों के अंदर मिलेगी। जब पाली एक पाली के अंदर दो कोष्ठ होते वो द्विकोष्ठी परागकोश, और प्रत्येक पाली के अंदर एक एक कोष्ठ हो तो वो एक कोष्ठी परागकोश। तो ये जो एक कोष्ठी परागकोश है वो कौन से कुल की विशेषता हो जाएगी, मालवेसी कुल की विशेषता है। ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेमिनोइड किसे कहेंगे। स्टेमिनोइड का मतलब ऐसे पुंकेसर जो बंदीय है। बंदीय का मतलब जो जनन करने में असमर्थ है। तो जनन करने में असमर्थ पुंकेसरों को बंदीय पुंकेसर या स्टेमिनोइड के नाम से जानते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि बंदीय जो पुंकेसर है जो जनन करने में असमर्थ है, नर युग्मक नहीं बना पा रहे हैं, वो सारे के सारे स्टेमिनोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल लग्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दल लग्न क्या होगा, जब दल और पुंकेसर आपस में जुड़े हुए होंगे। दल और पुंकेसर जैसे धतूरा के अंदर देखने को मिलते हैं। जब पुंकेसर दलों के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप पुंकेसर को हटाने की कोशिश करेंगे तो दल का कुछ भाग भी टूट के साथ में आ जाएगा। तो जब दल और पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं उस कंडीशन को दल लग्न कहेंगे। और इसका अगर अपन प्रतीक देखें तो इस प्रकार का ये प्रतीक होगा कि सी और ए के ऊपर ये छाप बनाना अपने को। तो ये दल लग्न कंडीशन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के उदाहरण लिखो कि एक संगी, द्विसंगी और बहुसंगी। एक संगी ये पुंकेसर की विशेषता है। एक संगी पुंकेसर के अंदर क्या होगा कि पुष्प के सारे पुंकेसर मिलकर एक संघ बनाते हैं।
या एक समूह में स्थित होते हैं। पुष्प के सभी पुंकेसर जब एक समूह में उपस्थित होते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक संगी। और एक संगी वापस मालवेसी गुड़ल के अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हो, मालवेसी कुल के पौधों की ये विशेषता है, एक संगी पुंकेसर। सारे के सारे पुंकेसर एक संग या एक समूह बना के रहते हैं, तो वो हो जाएगा एक संगी पुंकेसर। कौन से पौधों के अंदर, मालवेसी कुल के अंदर। द्विसंगी के अंदर पुंकेसर के दो समूह बनते हैं। जैसे मटर के अंदर देखा होगा कि टोटल 10 पुंकेसर होते हैं, तो 9 तो एक साथ जुड़े हुए होंगे और एक अकेला अलग रहता है। तो पुंकेसरों का इस प्रकार दो समूह बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, द्विसंगी। और द्विसंगी समूह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मटर। उसी प्रकार अपन बहुसंगी की बात करें तो बहुसंगी के अंदर पुंकेसर समूह में स्थित होते हैं। जैसे 5-5 के 3 समूह बन गए, तो ये जो दो या दो से ज़्यादा जब पुंकेसर समूह बनते हैं तो उसको बहुसंगी कंडीशन कहते हैं, और ये होता है सिट्रस के अंदर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक संगी का एग्जाम्पल मालवेसी कुल है, गुड़ल है, भिंडी है, कपास है, ये सारे मालवेसी कुल के हैं। द्विसंगी के अंदर लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर जो ये मटर है उसके अंदर ये द्विसंगी कंडीशन पाई जाती है। और बहुसंगी सिट्रस फैमिली के अंदर होगी, जिसके अंदर पुंकेसर दो या दो से ज़्यादा समूह में स्थित होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रतीक का अर्थ लिखिए। अब वो प्रतीकों का अर्थ बता रहा था। देखो ये जो प्रतीक है इसका मतलब क्या हो जाएगा, दल कितने हैं, 5 है। और बताओ पृथक दली है या संयुक्त दली है। तो यहाँ पर कोष्टक किया हुआ नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 5 पृथक दली। ये आपको ध्यान रखना, 5 पृथक दली। और उसी प्रकार अगर अपन पुंकेसर की बात करेंगे तो 10 पुंकेसर है, वो अलग अलग समूह में अलग अलग स्थित है, 10 पुंकेसर है। और दोनों के बीच में कौन सी कंडीशन है, दल लग्न कंडीशन है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रतीकों का अर्थ आपको आना चाहिए। ये जो है द्विअंडपी अंडाशय है, दो स्त्री केसर वाला अंडाशय है, द्विअंडपी है। और इसके अंदर जो अंडाशय है वो उदरवती है। उदरवती का ये जो नीचे अंडरलाइन की हुई है, इसका मतलब उदरवती अंडाशय का मतलब कल मैंने बताया था, जैसे पुंकेसर है, दल है, बाह्य दल है, ये सब अंडाशय के नीचे से निकलते हुए प्रतीत होते हैं। तीनों भाग जब अंडाशय के नीचे से निकलते हुए प्रतीत होते हैं तो वो अंडाशय कैसा हो जाएगा, उदरवती अंडाशय हो जाएगा। और उसके बाद में देखो द्विअंडपी हो जाएगा, उदरवती अंडाशय हो जाएगा। और ये जो कोष्टक किया हुआ है इसका मतलब ये संयुक्त अंडपी, दोनों स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, संयुक्त अंडपी। चलो ये अपने को अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछने के चांस ज़्यादा रहेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो बीजांड न्यास, बीजांड न्यास क्या होगा, अंडाशय के अंदर बीजांड के लगने के क्रम को, अंडाशय के अंदर स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर बीजांड किस क्रम में लगे हुए होते हैं, उस क्रम को अपन क्या बोलते हैं, बीजांड न्यास। तो अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग प्रकार का बीजांड न्यास देखने को मिलता है। तो नॉर्मली जो बीजांड न्यास है वो 5 प्रकार का होता है, सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, मुक्त स्तंभीय व आधारित। सीमांत जो बीजांड न्यास है वो अच्छी तरह से याद रखना है, अंडाशय कटकों में विभाजित हो जाएगी, जैसे मटर के अंदर होता है, 2 कटक में विभाजित हो जाएगी और कटक के दोनों तरफ इस प्रकार से बीजांड लगे हुए होते हैं। आपने मटर का देखा होगा। तो सीमांत जो अंदर सीमांत का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मटर हो जाएगा। तो फलीदार जो है मार्जिनल। चलो सर, नेक्स्ट जो बीजांड न्यास है स्तंभीय बीजांड न्यास। स्तंभीय बीजांड न्यास को अपन एक्साइल प्लासेंटेशन बोलेंगे। एक्साइल जो बीजांड न्यास है उसके अंदर क्या होगा, एक्साइल के अंदर यहाँ पर केंद्रीय अक्ष में बीजांड लगे हुए होंगे और अंडाशय कोष्ठकों में बटा हुआ होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर अंडाशय कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। सही नहीं बना, एक बार और से बना दूं मैं। ये जैसे अंडाशय के कोष्ठक स्पष्ट तौर पर नजर आएंगे और ये इसका प्लेसेंटा है और यहाँ पर इस प्रकार से बीजांड लगे हुए होंगे। तो जब अंडाशय कोष्ठकों में बटा हुआ हो और केंद्रीय अक्ष पर बीजांड लगे हुए हो तो उसको अपन स्तंभीय। जैसे आपने कभी टमाटर और ये काटे होंगे, तो टमाटर है, नींबू है, आज देखना नींबू है, गुड़ल है, इस प्रकार का जो बीजान्यास होगा वो स्तंभीय बीजान्यास कहलाएगा।
चलो नेक्स्ट है भित्तीय बीजांडन्यास। भित्तीय बीजांडन्यास के अंदर जो अंडाशय की भित्ति है, भित्ति पे बीजांड लगे हुए होंगे। जब बीजांड अंडाशय की भित्ति पर लगे होंगे तो ऐसा बीजांडन्यास क्या कहलाएगा, भित्तीय बीजांडन्यास। और भित्तीय बीजांडन्यास का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सरसों। तो आपको एनसीईआरटी के अंदर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सरसों और आर्जीमोन। लेट क्वेश्चन आएगा निम्न में से भित्तीय बीजांडन्यास का एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। अधिकांश साथी क्या करेंगे, एग्जाम्पल छोड़ के जाते हैं, तो एग्जाम्पल अपने को नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल ही एग्जाम पास कराने के सबसे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको दूसरों से हटकर तैयारी करवाते हैं। छोड़ के तो सभी जाएंगे, जो तैयारी करके जाएगा, एग्जाम्पल सारे याद है, वही भाइयों के अंदर अपनी बाजी मार लेगा। तो बिल्कुल आप एग्जाम्पल को छोड़े नहीं, एक एक एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद करके जाए। उसके बाद में मुक्त स्तंभीय की बात करें तो अब की बार जो मुक्त स्तंभ होगा तो सेंटर के अंदर ही, सेंटर के अंदर ही ये प्लेसेंटा और यहाँ से बीजांड लगे हुए होंगे। लेकिन अब की बार यहाँ कोई कोष्टक नहीं बन रहे, बीजांड के अंदर कोई कोष्टक नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे जो बीजांडन्यास है उसको अपन मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास कहेंगे। जो मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास है उसके 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, आप अच्छी तरह से देख के जाना। डाइएंथस, प्रिमरोज, यही एग्जाम्पल आपके वहाँ ऑप्शन के अंदर भी देखने को मिलेंगे आप, तो ये अच्छी तरह से देख के जाना। डाइएंथस व प्रिमरोज, ये जो 2 पौधे हैं उनके अंदर मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास देखने को मिलेगा। उसके बाद में आधारी की बात करें तो आधारी जो बीजांडन्यास होगा इसके अंदर क्या होगा, अंडाशय के आधार से, जैसे ये मैं एक अंडाशय बना दूं यहाँ पे, बिल्कुल अंडाशय के आधार भाग से इस प्रकार से एक बीजांड निकला हुआ होगा और ये एक अंडपीय अंडाशय की विशेषता होगी। तो ये आप ध्यान रखना, आधारी की बाद में अंडाशय के आधार भाग से निकले हुए होंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है सूरजमुखी और गेंदा, इन पुष्प के अंदर ये आधारी बीजांडन्यास देखने को मिलेगी, सूरजमुखी और गेंदा के अंदर। चलो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ओवरी से संबंधित, अंडा से संबंधित, जायांग से संबंधित। अब तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, अनिषेकी फल किसे कहेंगे। तो अनिषेकी फल की बात करें तो अपन जानते हैं बिना फल 3 प्रकार के होते हैं। तो फल 3 प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे वास्तविक फल। वास्तविक फल क्या होंगे, तो अपन जानते हैं कि फल का जो निर्माण होगा वो पुष्प के कौन से भाग से होता है, अंडाशय से होता है। तो वे फल जो केवल और केवल अंडाशय से बनते हैं, फलों के निर्माण में केवल अंडाशय भाग ले रहा है, वही अंडाशय विकसित होकर फल बना रहा है, ऐसे फलों को हम वास्तविक फल कहेंगे। दूसरे फल होते हैं आभासी फल। अब आभासी फल के अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी भाग ले रहे हैं। अंडाशय तो ले ही रहा है, तो अंडाशय ओवरी के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी भाग ले रहे हैं। जैसे अगर हम सेब की बात करें, सेब है, नाशपाती है, इसके अंदर पुष्पासन भी भाग ले रहा है, तो अन्य भाग ले रहे हैं, अंडाशय के अलावा अन्य भाग ले रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, आभासी फल। जैसे सेब है, नाशपाती है, ये जैसे सेब में खाने योग्य भाग ही पुष्पासन होगा, तो अंडाशय के अलावा अन्य भाग भी भाग ले, तो वो फल कौन से हो जाएंगे, आभासी। और तीसरे होते हैं अनिषेकी फल, बिना निषेचन के द्वारा बनने वाले फल। बिना निषेचन के द्वारा बनने वाले फल, जिसमें निषेचन क्रिया नहीं होगी और फल का निर्माण होगा, तो बिना निषेचन के जो फल बनते हैं वो अनिषेकी। और इसका एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है, केला जो है वो इसका एग्जाम्पल है। चलो सर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आम, ये एनसीईआरटी में 2 अपने एग्जाम्पल दिए हुए फल के अंदर, आम में खाने योग्य फल। तो आम का वैज्ञानिक नाम आपको एक तो आना चाहिए, मैंजीफेरा इंडिका होगा। और इसका जो खाने योग्य भाग है, तो आम का ये भी आपको शायद आता होगा, मध्य फल पेटी या मीजोकार्प। आम का जो खाने योग्य भाग है वो मीजोकार्प है, जिसको मध्य फल भित्ति के नाम से भी जानते हैं। चलो सर, नेक्स्ट ध्रुव फल। अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए निम्न में से ध्रुव फल है, तो ध्रुव फल के अंदर आप ध्यान रखना आम और नारियल। ऑप्शन देख लेना, जहाँ आम और नारियल दोनों मिलेंगे वो ध्रुव फल है। आम और नारियल ध्रुव फल के अच्छे एग्जाम्पल है।
उसके बाद में पूछा फिर ड्रूप फल होंगे कहाँ से विकसित हो गए, तो ये भी ध्यान रखना ड्रूप फल हमेशा एक अंडपी उदरवती अंडाशय थे। एक अंडपी उदरवती अंडाशय से विकसित होने वाले फल ड्रूप फल कहलाते हैं, उदरवती अंडाशय। और ये नॉर्मली इसके अंदर एक बीजांड देखने को मिलेगा, एक अंडपी होंगे, उदरवती अंडाशय होंगे और एक बीजांड इसके अंदर देखने को मिलेगा। चलो सर, और एक बीज देखने को अंदर इसको मिलेगा। तो एक अंडपी उदरवती अंडाशय से विकसित होने वाले फलों को अपन ड्रूप फल कहेंगे। तो ये फल के क्वेश्चन थे आम में खाने योग्य भाग। अगर अपन नारियल की बात करें तो नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा, तो इसका भ्रूण पोष। जो अपन गिरी खा रहे हैं वो वास्तव में उसका एंडोस्पर्म है, भ्रूण पोष है, कोशिकीय भ्रूण पोष है। तो नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूण पोष हो जाएगा। एक यहाँ आया था सेब के अंदर, सेब के अंदर खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा, सेब के अंदर जो खाने योग्य भाग हो जाएगा वो चलो सर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फलों के क्वेश्चन के बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बीज से संबंधित है। तो बीज के भी क्वेश्चन अपने को याद रखने हैं कि 35वां क्वेश्चन है अपने पास में कि आंतरिक बीजावरण को क्या कहा जाता है। बीज के ऊपर अपन ध्यान से देखें तो बीज के ऊपर दो आवरण, बीजावरण का मतलब बीज के चार और उपस्थित आवरण को अपन क्या बोलेंगे, बीजावरण के नाम से जानते हैं। जो बीजावरण होते हैं वो दो होंगे, एक तो बाहरी आउटर सीड कोट बाहरी बीजावरण और एक होगा इनर अंदर वाला। तो जो बाहर वाला जो बीजावरण है उसको अपन टैगमैन के नाम से जानते हैं। ये आपको अच्छी सॉरी बाहर वाला जो बीजावरण है उसको टेस्टा कहा जाएगा और जो अंदर वाला बीजावरण है उसको टैगमैन के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखना, बाहरी बीजावरण टेस्टा कहलाता है और आंतरिक बीजावरण टैगमैन के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड द्वार किसे कहेंगे। याद करो बीजांड के अंदर एक अंड द्वार होता है। जब दोनों अध्यावरण चारों तरफ से बीजांड को घेरे रहते हैं शीर्ष भाग पर वो एक छिद्र का निर्माण करते हैं जिसको अंड द्वार कहेंगे। वही अंड द्वार बीज के अंदर बीजांड द्वार बनाता है। जो बीजांड के अंदर अंड द्वार था वो परिपक्व बीज के अंदर बीजांड द्वार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भ्रूण पोष का कार्य लिखो। तो जो भ्रूण पोष होगा वो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, भ्रूण पोष का क्या कार्य, तो भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देने का कार्य। तो एक बीज के अंदर दो संरचनाएं देखने को मिलती है, भ्रूण पोष और भ्रूण। तो भ्रूण को पोषण देने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीजपत्री पौधों में बीज पत्र को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बीजपत्री जो पौधे होंगे उनके अंदर बीज पत्रों को नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक बीजपत्री पौधों में बीज पत्रों को क्या कहा जाता है। तो एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनके अंदर बीज पत्रों को अपन स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक बीजपत्री पौधों के अंदर केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है जिसको अपन स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। ये वाला एक बीजपत्री पौधों के बीज पत्र को क्या कहा जाएगा, तो इसको अपन स्कूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री बीज में भ्रूण व भ्रूणपोष कौन सी परत द्वारा अलग होते हैं। अगर आपने एक बीजपत्री बीज का कभी चित्र देखा होगा तो इस प्रकार का ये चित्र होगा। इसके अंदर ये वाला भाग भ्रूणपोष है और ये वाला भाग भ्रूण है और भ्रूणीय बीजपत्र है। तो यहाँ पर दोनों को अलग करने वाली जो परत है ये वाली परत प्रोटीन की बनी हुई परत होगी जिसको अपन एलिरोन परत कहेंगे। तो भ्रूण और भ्रूणपोष को अलग करने वाली जो परत हो जाएगी वो कौन सी परत हो जाएगी, एलिरोन परत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एक बीजपत्री बीज का नाम बताए जो अभ्रूणपोषी होता है। तो पहले तो अपने को अभ्रूणपोषी का मतलब होना चाहिए, तो गैर एल्बुमिनस बीज भी बोलेंगे इसको। अभ्रूणपोषी का मतलब होगा ऐसा बीज, परिपक्व बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष नहीं है, उसका उपयोग ले लिया गया है।
अधिकांश एक बीजपत्री बीज के अंदर भ्रूणपोष का शेष रहता है परिपक्व बीज के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी है जैसे आर्किड है, उनके परिपक्व बीज में भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है, उसका पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है, तो वो अभ्रूणपोषी बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो ये इनके नाम वैज्ञानिक याद रखना, जैसे आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनेसी कुल का पौधा है ये आलू, और सोलेनेसी कुल को आलू कुल के नाम से भी जानते हैं। आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोलेनम ट्यूबरोसम है। उसके बाद में आलू का अगर कुल याद रखना है, आलू कौन से कुल का पौधा है, तो सोलेनेसी कुल का पौधा है। कॉल्सिसिन, इसका जो वैज्ञानिक नाम है कॉल्सिकम ऑटोमनेल है, ये नाम याद रखना, कॉल्सिकम ऑटोमनेल। इसका कुल पूछते हैं कि कॉल्सिकम ऑटोमनेल कौन से कुल का पौधा है, तो ये जो कॉल्सिकम ऑटोमनेल है ये लिलिएसी कुल का पौधा है। 3 कुल है एनसीईआरटी के अंदर, सोलेनेसी, लिलिएसी और फेबेसी। इन तीनों कुलों का वर्णन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो नेक्स्ट है, छारा कौन से कुल का है, तो सॉरी इसका वैज्ञानिक नाम है सन्सवेनिया ट्राइफोलियम, सन्सवेनिया ट्राइफोलियम। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, चारा के वैज्ञानिक नाम लिखो ट्राइफोलियम, और ये जो सन्सवेनिया ट्राइफोलियम ये चारे का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मिर्च का वैज्ञानिक नाम देखने की बात करें, तो मिर्च का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो कैप्सिकम एनुअम है, कैप्सिकम एनुअम। चलो सर, और काली मिर्च का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम नाइग्रम है, ये सोलेनम नाइग्रम, ये काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, कॉल्सिसिन का वैज्ञानिक नाम कॉल्सिकम ऑटोमनेल, चारे का सन्सवेनिया ट्राइफोलिया, मिर्च का कैप्सिकम एनुअम, और काली मिर्च का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा सोलेनम नाइग्रम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, निम्न पौधों के कुल के नाम लिखने हैं, कुल के नाम बताने हैं। मूंगफली चूंकि लेग्यूम फल बनता है, तो ये फेबेसी कुल का पौधा है, फेबेसी। इसके अलावा मुलेठी, ये भी फेबेसी कुल का एक औषधीय पौधा है, तो मुलेठी का भी जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, सॉरी कुल हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, फेबेसी हो जाएगा। काली मिर्च अभी हमने देखा था, काली मिर्च सोलेनम नाइग्रम है, और ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। काली मिर्च का भी वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना सोलेनेसी है। उसके बाद में तंबाकू है, तंबाकू का भी जो कुल है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है, धतूरा है जैसे। एलोवेरा, एलोवेरा एक औषधीय पौधा है जो लिलिएसी कुल का है, लिलिएसी कुल का पौधा है। और उसी प्रकार जो प्याज है एलियम सीपा, खाने के अंदर इसका उपयोग किया जाएगा, ये भी एक लिलिएसी कुल का पौधा है। तो ये इम्पोर्टेंट जो पौधे थे वो कौन कौन से कुल के हैं वो आपको याद रखने हैं, और इस प्रकार से तो ये इम्पोर्टेंट कुल आपको याद रखने हैं कि भाई कौन सा पौधा कौन से कुल का है। तो एक बार आलू सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनेसी कुल का है, कॉल्सिसिन ये लिलिएसी कुल का है, चारा सन्सवेनिया ट्राइफोलियम ये भी फेबेसी कुल के पौधे हैं, मिर्च कैप्सिकम एनुअम सोलेनेसी कुल के हैं, काली मिर्च ये भी सोलेनेसी कुल की है। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब 3 कुल रहे हैं फैमिली, जो अगली क्लास के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।